हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज 2 दिन बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। वेलकम टू द चैनल। ये वही चैनल है जिसका लोगो समझ नहीं आ रहा है काफ़ी लोगों को, जिसका लोगो समझ नहीं आता है। आई नो येलो और वाइट में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता है, पर अब ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। मान के चल लो ये वही चैनल है जिसका लोगो समझ नहीं आता। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों से भी बात करूं, ये भी सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं इस चैनल में। एक आध वीडियो पता नहीं कैसे वो फंस गया या लक था, वो चल गए। एक मेरा वीडियो था विराट कोहली वाला कि वो क्यों इंडिया छोड़ के जाना चाहता है, इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे डिस्कशन था। वो वीडियो मेरा चल गया, कुछ 1,70,000 व्यू आ गए उस पर, और उसके वजह से 3,000 सब्सक्राइबर भी मिल गए मेरे को। ऐसे और 2-3 वीडियोस चले हैं, किसी में 30,000 40,000 इस टाइप के व्यू आए हैं। काफ़ी नया जब भी कोई चैनल बनाता है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस चीज़ पे वीडियो बनाए, क्या चलेगा। यूपीएससी चैनल्स के लिए खासकर ये मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर टिपिकल चीज़ों पे बनाएं, जैसे जो यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स हैं, जो डेली के करंट अफेयर्स आते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हो गया, गवर्नमेंट ने वो वाली बिल पास कर दी, इस टाइप के जो न्यूज़ होते हैं ना, ये चलते बलते नहीं हैं। मैं बना दूंगा, कोई देखेगा नहीं। और ऐसी ढेरों चैनल हैं, आप अगर यूट्यूब में ढूंढोगे 2000 चैनल मिल जाएंगे आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। 2000 चैनल्स मिल जाएंगे जो एमसीक्यू करा रहे हैं। 2000 चैनल मिल जाएंगे जो टिपिकल ज्योग्राफी करा रहे हैं, या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे हैं, या फिर रमेश सिंह पढ़ा रहे हैं। वही टिपिकल चीज़ें जो है ना, उसके तो भरमार हैं चैनल्स की। कंटेंट भी है, अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल है कि मैं क्यों बनाऊँ वो सब, ऑलरेडी वो सब है। और बना भी लिया तो लोग क्यों मेरे को देखेंगे, नया चैनल है क्यों वो करेंगे। तो एक काफ़ी कन्फ्यूजन मेरे को भी रहता था। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कुछ दिनों पहले मैंने इकोनॉमी पे ही वीडियोस बनाए, स्पेशली स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाए। सो आई वाज नॉट गेटिंग अ ग्रिप कि किस चीज़ पे वीडियो बनाए जो यूपीएससी से रेलेवेंट भी हो और लोगों को पसंद भी आए। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। बट अभी मैंने एक चीज़ जो डिसाइड किया है इस चैनल के लिए, वो है कि टिपिकल जो कंटेंट है, एमसीक्यू, करंट अफेयर्स, वो सब तो मैं बनाने से रहा, मैं नहीं बनाने वाला। और कोई देखेगा भी नहीं, और क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें मौजूद है ना उसमें कोई। और सब्जेक्ट्स इतने हैं यूपीएससी, अगर आप लोगों ने उसके यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, 9-10 तो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फॉर्मेट अलग है, एमसीक्यू का फॉर्मेट अलग होगा, मेंस का फॉर्मेट अलग होगा, प्री का, मेंस का, मेंस में भी ऐसे का कोई अलग, एथिक्स का अलग, ऑप्शनल का अलग। तो एक बंदा या एक चैनल आपको सारा यूपीएससी पढ़ा दे, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करा कि मेरा जो ये चैनल होगा, इसमें हम ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे अगर आप मेंस के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ट्रिकी टाइप होते हैं, या ऐसी चीज़ें आती हैं जो 15,000 लोग जो मेंस दे रहे हैं उसमें से 14,000 को समझ ही नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है। लोग अनसन चीज़ें लिख के आ जाते हैं। वो सब क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, जो स्मार्ट लोगों को अलग करता है फ्रॉम द रोट लर्नर्स जो सिर्फ रट्टे मार के आ गए हैं। स्मार्ट लोगों को वो समझ में आ जाता है कि उस चीज़ को हैंडल कैसे करें। करंट अफेयर्स है, हाई एंड चीज़ें होती हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स भी नहीं होता, फैक्चुअल नहीं होता, बहुत हाई एंड चीज़ें होती हैं, ट्रिकी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा है अब से कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, करंट अफेयर्स से तो होंगी ही, मतलब जो कुछ हो रहा है घटना है वो तो उससे ही लाएंगे, मगर इस टाइप की ट्रिकी सिचुएशंस की क्वेश्चन चीज़ें टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग उस चीज़ को ना समझ सको और उसको लिख सको। ठीक है। काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस पूछ ले लिया जाता है यूपीएससी में। सीधा सीधा फैक्चुअल तो पूछते नहीं है कि बताओ इस ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, वो सब शायद स्टेट एग्जाम्स में आ जाए, पर यूपीएससी में नहीं आता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जाती है और आपको काफ़ी सोचना पड़ता है। उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के वीडियोस अगर मैं दिन में एक या फिर दो ऐसे वीडियोस बना पाऊँ तो काफ़ी आई थिंक हेल्पफुल होगा। लोग अगर एक साल ऐसा करते रहे तो लोगों के पास कुछ नहीं हो तो 500 ऑडियंस के पास 500 ऐसे टॉपिक्स, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज विथ गुड इन्फॉर्मेशन के उस टॉपिक को कैसे हैंडल करें, वो सारा कुछ आपका बन जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को ही मैं डील करने वाला हूँ अब से। आप लोगों का क्या ओपिनियन है बिल्कुल लिखिएगा, मेरे को जानना है कि, क्योंकि मुझे ऑडियंस का उतना फीडबैक नहीं मिलता है कि मैं बनाऊं क्या। नया कोई भी चैनल खोलता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बनाऊं क्या। बनाने में दिक्कत नहीं है, पर ऐसा क्या करें जो ऑडियंस को अच्छा लगे, या थोड़े व्यूज़ आएँ, या लोग देखें, जो चलें, और रेलेवेंट भी होना चाहिए ना, कुछ भी तमाशा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये वीडियो इसी थीम पे है, और अब से इसी थीम पे वीडियोज़ होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है इसको ध्यान से समझिए, इसमें ना किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं
कि अमेरिका एक टाइम पे डेमोक्रेसी का बेंचमार्क सेट करता था कि जो वो बोलेगा डेमोक्रेसी है वही डेमोक्रेसी है, उसके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना पड़ेगा सारे देशों को, तब जाके वो मानेगा कि हाँ, वो दूसरों को डेमोक्रेसी की रेटिंग्स देता था, अभी भी देते हैं, उनके यहाँ की एजेंसीज हैं, इंडिया इतना नंबर है, नॉर्वे उतना नंबर है, पाकिस्तान उतना नंबर है, लोगों को मार्कशीट बांटा करता था। अभी उसकी खुद की डेमोक्रेसी की क्या हालत है? डोनाल्ड ट्रंप किस टाइप का लीडर है और वो किस लिए डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए? एक उसी चीज़ पे बात करेंगे। एक हिंदी में कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि एक पागल कुत्ता अगर है ना, रेबिड डॉग, जिसको रेबीज़ हो रखा है, वो पागल कुत्ता किसी को गुस्से से काटे तो दिक्कत, प्यार से चाटे तो भी दिक्कत, है ना? रेबीज़ वाला कुत्ता, उसके सलाइवा में रेबीज़ वायरस होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर आपसे गुस्सा हो जाए फिर तो ठीक है, वॉर कर देगा, टैरिफ लगा देगा, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पर अगर वो आपसे प्यार से आपकी तारीफ़ भी कर रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम है। उस जैसे व्यक्ति का तारीफ़ भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो इसी चीज़ को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, और पूरी दुनिया इन जनरल एंड इंडिया इन पर्टिकुलर, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए कि अमेरिका और इंडिया के जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं, पहले किस टाइप के डायनामिक्स थे, अभी किस टाइप के डायनामिक्स बन रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, जो नई विचारधारा अमेरिका में आई है उसका क्या रोल है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना आप सोच नहीं पाओगे, उतना टाइम नहीं होता है, 7 साढ़े 7 मिनट होते हैं एक आंसर लिखने के लिए, तो क्या सोचोगे कब और लिखोगे कब? तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला चीज़, ट्रम्प्स इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी। अभी मैंने बोला कि अमेरिका जो था ना, वो ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता था कि ये होता है डेमोक्रेसी। अभी उसकी जो अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो इमेज था, खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बिगाड़ ली, ठीक है? उसके जो लेजेंडरी लीडर्स हुआ करते थे, जिन्होंने बेंचमार्क सेट किए थे दुनिया में, जैसे एब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, कैनेडी, ओबामा, इन सब का एक लेगेसी है कि फ्रीडम को ये रिप्रेजेंट करते थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते थे। इन सब की लेगेसी को आके खा गया ये डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसका, तानाशाही वाला लीडरशिप स्टाइल है। तानाशाही से याद आया, कुणाल कामरा के ऊपर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें होने तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर बनाएंगे इस पर भी। तो ट्रंप हैज़ कन्वर्टेड नैरो इलेक्टोरल विक्ट्री। ट्रंप को आई थिंक 49.8% वोट मिले थे, 49.8% वोट, वहीं पे कमला हैरिस को 48.3% वोट मिले थे, ठीक है? तो नैरो इलेक्टोरल विक्ट्री है, हालांकि इतना भी वो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसको बाद में सीटें मिल गई थी, ठीक है? 300 कुछ मिला था और कमला हैरिस को 200 कुछ आई थिंक मिला था, तो परसेंटेज वाइज इट वाज अ नैरो इलेक्टोरल विक्ट्री। उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमलिस्ट अथॉरिटी का साइन समझ लिया है। काफ़ी टाइम पे इंडिया में भी होता है, जब आप इलेक्शन जीत जाते हो, अपने आप को ना लोग भगवान समझने लगते हैं कि मैं भगवान हूँ, अब मैं जो मर्ज़ी वो करूँगा। हल्के से भी जीत जाए तो अपना ऐसा इमेज बना लेते हैं कि वो भगवान बन गए, जबकि किसी को चुना जाता है, किसी भी लीडर को चुना जाता है सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं। यहाँ पे देखो, मिस इंटरप्रेट्स हिज मैंडेट्स एज लेजिटिमेसी टू डिसमेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्ट्रेंस एंड कॉन्स्ट्रेंस। जो इंडिया में भी होता है कि जब कोई चुन के आता है सरकार में, तो उसको लगता है कि मेरे को अब अथॉरिटी मिल गया कि मैं इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस बिगाड़ दूं, जबकि वो इंस्टीट्यूशंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसका पार्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसका पार्ट नहीं है, उससे अलग रहो आप। आपका काम है सिर्फ सरकार चलाना, इंस्टीट्यूशंस को बिगाड़ना नहीं। पर जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि इलेक्शन जीतने के बाद उनको अधिकार मिल जाता है इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अधिकार नहीं है। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स क्लचेस। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के कोर प्रिंसिपल्स है, डिवीजन ऑफ पावर, आपको पता होना चाहिए, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जॉन लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी के बेसिस पे ही अमेरिका बना हुआ है। जब थॉमस जेफरसन इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था ना, तब उसने सबसे बड़ा जो एम रखा था वो था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है? तो जॉन लॉक का ये कहना था कि सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर नागरिक का लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बचा के रखेगा, ठीक है? प्रॉपर्टी थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसको फिर काट के बाद में इन लोगों ने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर दिया, बट बेस्ड था ये जॉन लॉक के प्रिंसिपल पे। जॉन लॉक ने ही पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था डिवीजन ऑफ पावर का। नहीं तो पहले राजे रजवाड़े होते थे, वही जज था, वही सज़ा भी सुनाता था, वही सब कुछ था, वही लॉ भी बनाता था। बट डिवीजन ऑफ पावर में क्या हुआ कि लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर,
उसको इंटरप्रेट करेगा, सज़ा देगा जुडिशियरी, और सरकार चलाएगा एग्जीक्यूटिव। तो जो 3 बॉडीज़ हैं, 3 जो पार्ट हैं पूरी एक व्यवस्था के, तीनों को अलग कर दिया। ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था, अमेरिका भी इसी में बेस्ड था, इंडिया भी अभी इसी में बेस्ड है। बट ये लोग जो हैं ऑटोक्रेटिक रूलर्स जो हैं वो डिवीजन ऑफ पावर को नहीं मानते हैं। उनको लगता है हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही नियम बनाएंगे, हम ही उसको इंटरप्रेट करेंगे, हम ही सरकार चलाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये ख़राब कर देते हैं। डिवीजन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, लोगों को अपनी अपनी जो आपने काम किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या जवाबदेही, लोगों को जवाब देना कि ये काम मैंने किया है, इस वजह से किया है, गलती हुई तो उसको एडमिट करना, ये सब उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है ऑटोक्रेटिक रूलर्स के। ठीक है, तो ये था एक डोनाल्ड ट्रंप का एक उसका चेहरा। दूसरी चीज़ देखते हैं इसका डिसरिगार्ड फॉर जुडिशियरी। ठीक है, अपने वाले तो जुडिशरी को अपने साथ ही मिला लेते हैं, उनके वहाँ उतना आसान नहीं है मिलाना, तो वहाँ पे जो है जुडिशरी की वो बेइज्जती करते रहता है डोनाल्ड ट्रंप। अगर कोई केस उसके खिलाफ गया तो वो डिसरेस्पेक्ट करता है जुडिशरी का, कभी उनको एक्टिविस्ट बुला देता है, कभी उनको ओबामा जजेस बुला देता है। ठीक है, और कभी कभी वो जजेस को अभी तो ओपन थ्रेट देता है कि इम्पीच करा दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को फटकार भी पड़ती है। वहाँ के चीफ जस्टिस एक साथ आरती नहीं करते हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट हैं ट्रूली, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बोल देते हैं। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स जो हैं उन्होंने ट्रंप को कॉशन किया, चेतावनी दी थी, इस तरीके से नेम कॉलिंग ना करें जजेस का, इस तरीके से आप जजेस को नाम ले लेके ना डराएं, आप इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी का उसको ब्रीच कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में एक है, तो इन सब की जो इंटीग्रिटी है उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता है नॉर्मली। बट ऑटोक्रेटिक लीडर्स का ये है कि सब कुछ मेरा ही एक्सटेंशन है, कोर्ट भी मेरे हिसाब से चलेगा, इलेक्शन कमीशन भी मेरे हिसाब से चलेगा, यूपीएससी भी मेरे हिसाब से चलेगा, सीएजी भी मेरे हिसाब से चलेगा। ये चीज़ अमेरिका में वो अभी हो रहा है, धीरे धीरे इरोड करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको रोकने की पूरी वहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प्स अप्रोच टू पावर हैज़ एम्बोल्डेंड अदर ऑटोक्रेटिक लीडर्स। जो दूसरे उसको देखा देखी उनकी हिम्मत बढ़ रही है, जैसे टर्की का एर्दोगान है, उसने भी अपने राइवल्स के ऊपर क्रैकडाउन, उसमें तो ऑलरेडी ऑटोक्रेटिक लीडर्स के सारे लक्षण मौजूद हैं, वो कर भी रहा है बहुत सालों से, पर अभी उसको ज़्यादा हिम्मत मिल गया क्योंकि देख रहा है बड़ा भाई तो मेरा खुद ही ऑटोक्रेट बना बैठा है, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी करूँगा। उसको देख के हिम्मत मिल जाता है ना, इसीलिए टॉप लीडरशिप का अच्छा होना ज़रूरी है। टॉप लीडरशिप ही अगर इस टाइप का है ना, तो छोटे जो चेले चपाटे हैं उनको उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, इंडिया में भी यही सिस्टम है, टॉप का लीडर ही अगर कम्यूनल आए तो उसका जो छोटे छोटे जो चेले चपाटे हैं वो भी अब कम्यूनल चीज़ों को, जो पहले रात के अंधेरे में 3 पैग टिका के वो जो बातें करते थे, अब वो सुबह ब्रेकफास्ट में वो बातें करते हैं, क्योंकि पता है ऊपर जो बैठा है वो अपना ही बंदा है। तो इसीलिए लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, डिसरिगार्ड फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस सेट डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर अदर डेमोक्रेसीज एज वेल। बाकी भी बोलेंगे, अपने यहाँ का गोदी मीडिया भी बोलेगा, देखो देखो अमेरिका तो ऐसा करता है, तो तुमको क्यों बुरा लगता है, वो अब हमारे जैसा या हमारी जैसा है, या फिर हम उसके जैसे हैं। तो अमेरिका का एग्जाम्पल दे दे के लोग अपने जो कुकर्म है उसको जस्टिफाई करेंगे। एक ये, उसके बाद अटैक ऑन मीडिया एंड पब्लिक डिस्कोर्स। अमेरिका में तो अभी भी सारा चीज़ अटैक स्टेज में है, अपने यहाँ तो सबने मिला लिया है अपने साथ, अमेरिका में तो वो अटैक कर रहा है, यहाँ पे तो अटैक वटैक करने की ज़रूरत ही है, तो आ जाओ मिल जाओ, मिल चुके हैं, अटैक का तो अब है ही नहीं कुछ। वहाँ पे भी अटैक है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट मीडिया या जो सरकार के विरोधी मीडिया हाउसेस हैं उनके खिलाफ क्या हुआ सबको पता है। अमेरिका में भी ऐसे टारगेट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट मीडिया को, उनको वाइट हाउस का एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे एसोसिएटेड प्रेस है, वाइट हाउस का एक्सेस नहीं मिल रहा है इनको। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनके यहाँ ऐसा बन गया जैसे इंडिया में जेएनयू है, उसके स्टूडेंट्स को टारगेट करना, जो फॉरेन के स्टूडेंट्स आए हैं उनका वीज़ा रद्द करके उनको घर वापस भेज देना, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी चल रही हैं। जो वहाँ का वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस है ये अमेरिकन कैंपसेस का, उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चोट किया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अति कर लेते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है ये पैलेस्टीन वाले इशू पे, बट वो पैलेस्टीन का एग्जाम्पल दिखा दिखा के या वो बहाना यूज़ करके पूरे यूनिवर्सिटी में ही जो लिबरल एनवायरनमेंट था उसी को ख़त्म किया जा रहा है। अगली चीज़, ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया में भी जो है ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, अब वो अमेरिका उसको जस्टिफाई करेगा। इंडिया मस्ट बी वैरी ऑफ अडॉप्टिंग ट्रम्प लाइक ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। ट्रम्प की तरह जो प्रैक्टिसेस है उसको अगर इंडिया अपनाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया में। काफ़ी लोग जो हैं ये यूज़ करते हैं अमेरिका का एग्जाम्पल
घर के डोमेस्टिक के जो एंटी डेमोक्रेटिक एक्शंस हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका का एग्जाम्पल यूज़ किया जाएगा। और देर इज़ अ रिस्क दैट इंडियन गवर्नमेंट माइट मिमिक ट्रम्प्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी एंड मीडिया। मिमिक क्या करेगी? हमें तो लग रहा है अमेरिका इंडिया को मिमिक कर रहा है। अच्छा, फिर मिसयूज़ ऑफ फॉरेन प्रेज। अगर ट्रम्प आपकी तारीफ़ कर रहा है तो डर जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। वो ओपन लिबरल चीज़ों की तारीफ़ नहीं करेगा। अगर ट्रम्प इंडियन इलेक्शन की तारीफ़ कर रहा है उसका ये मतलब होता है कि इतना अच्छा इलेक्शन है कि एक पार्टी अपना डोमिनेंस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे रख पा रही है, कंट्रोल कर पा रही है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को एक सिंगल पार्टी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो उसकी तारीफ़ ठीक बात नहीं है। अगर इंडिया में ऐसा इलेक्शन हो जाए इस टाइप से कि सबके लिए बराबर चांसेस हैं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम करे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फिर एक पार्टी का डोमिनेंस तो नहीं रहेगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी नहीं आएगी। ठीक है, ट्रम्प्स प्रेज ऑफ इंडियन इलेक्शंस एज अ मॉडल शुड नॉट बी टेकन एज अ वैलिडेशन। ज़्यादा खुश मत हो अगर वो तारीफ कर रहा है तो। हिज मोटिव्स आर रूटेड इन कंट्रोलिंग इलेक्टोरल प्रोसेसेस फॉर पार्टी डोमिनेशन, फॉर पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, अगर पार्टी डोमिनेट कर रहा है तभी वो खुश है। इंडियन डेमोक्रेटिक स्पिरिट रिक्वायर्स कंटिन्यूड विजिलेंस टू मेंटेन द ऑटोनॉमी एंड इम्पार्शलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब ये तो खैर ट्रंप से पहले ही, ट्रंप के आने से पहले ही हम लोगों ने अपना रास्ता पकड़ लिया था। ठीक है, तो विजिलेंस और ऑटोनॉमी, इम्पार्शलिटी, इन सब चीज़ों की बात अभी तो फ़िलहाल जितनी कम की जाए उतना अच्छा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर ट्रम्प्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन गवर्नेंस, इंडिया में उसका कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो उसके इंडियन ओरिजिन या फिर हिंदू ओरिजिन के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे काश पटेल है या तुलसी गबार्ड है। ठीक है, तुलसी गबार्ड इंडियन ओरिजिन की तो नहीं है पर हिंदू हैं, इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है। तो ये लोग जो हैं वो इंडियन लीडर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपको अगर अपनी पार्टी बनाए रखनी है, सरकार बनाए रखनी है, तो सर्वेलेंस अडॉप्ट करो, कोअर्जन प्रैक्टिसेस के लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर कर दो उनकी साथ मिलने में, उनका जो लाइन है उसको फॉलो करने में। तो ये तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना, पेगासस वगैसस ये सब सर्वेलेंस तो होता ही है, कोअर्शन भी होता है, बहुत सारे लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, उनके खिलाफ केसेस खोल दिए जाते हैं, दे हैव टू जॉइन द रूलिंग पार्टी। तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग आगे ही हैं। पर ये लोग जो हैं, ये ट्रम्प के जो ये लोग हैं, ये इस चीज़ को और एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं इंडिया के लिए। देयर इज़ कंसर्न दैट मोदीज गवर्नमेंट माइट बी इंक्लाइंड टू फॉलो वाशिंगटन्स वे ऑफ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल। ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, हो ही रही हैं, उसके लिए वाशिंगटन में ट्रम्प आने से पहले से हो रहा था। अब ट्रम्प के आने से शायद और ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे हो जाए ये चीज़ें। अच्छा, अगली चीज़ है, ट्रंप के बाद अमेरिका में ओलिगार्क्स, जैसे रशिया में ओलिगार्क्स है ना, वैसे अमेरिका में ओलिगार्क्स बन रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। एग्जाम्पल इलॉन मस्क। ठीक है, वो एक तरीके से मुंह बोला राजा है अमेरिका का। और ये ओलिगार्किक सेंट्रिक अप्रोच है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ओलिगार्क्स आगे रहेंगे। पर उनके जो ओलिगार्क्स हैं और इंडिया के ओलिगार्क्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने वाले जो ओलिगार्क्स हैं ना, अपने वाले जो क्रोनी कैपिटलिस्ट्स हैं, वो तो सेठ जी हैं। वो बस पैसा अलग अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जैसे पहले होता था ना कि किसान को लोन दो और फिर उसको निचोड़ लो कई जनरेशन्स तक, ये कुछ उस टाइप के हैं। अमेरिका वाले जो ओलिगार्क्स हैं वो कम से कम R&D में विश्वास रखते हैं। जैसे इलॉन मस्क है, वो हर साल कुछ ना कुछ नया बनाता है। ठीक है, नया रॉकेट बना लेगा, नया कार बना लेगा, नई इंजन बना लेगा। वो 8 से 10 बिलियन डॉलर हर साल खर्चा करता है R&D पे। और वो अकेला नहीं है, हर कोई करता है। जेफ बेजो का निकला 8.6 बिलियन डॉलर उसने खर्च करा, आपका बिल गेट्स ने करा था, फिर गूगल करता रहता है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज जो है ना ये R&D में बहुत खर्चा करती है। अपने वाले तो सिर्फ सेठ जी हैं, वो देखेंगे कहाँ पे पैसा बनाने का मौका। या क्रिकेट देखते हैं इंडिया के लोग, चलो उनको क्रिकेट का ऑलरेडी नशा चढ़ा हुआ है, एक साल फ्री में दिखा दो, अगले साल से पैसे लेने शुरू कर दो। तो यहाँ वाले अलग स्टाइल में ही काम करते हैं, पहले आपको नशा लगवाएंगे, उसके बाद फिर उससे पैसे लेंगे। ठीक है, जैसे वो ड्रग्स का एडिक्शन कराता है ना, पहली बार ले ले थोड़ा टेस्ट कर ले, थोड़ा देख ले, मज़ा आता ही है, फिर जब आदत लग जाएगी फिर वो आपसे पैसे कमाएगा। अपने वाले उस टाइप के हैं, वो R&D पे विश्वास नहीं रखते। अमेरिका के जो ओलिगार्क्स हैं वो तो फिर भी चलो R&D करते हैं, क्योंकि उन R&D से ही उनको डोमिनेंस मिलता है। चाइना नहीं तो हरा देगा उनको डर है इस बात का। अपने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Indian government's tendency to align with crony capitalists could find justification in American model under Trump। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म तो है ही अपने। अब पहले मुर्गी आई या अंडा वाला बात है कि कैपिटलिस्ट लोग लीडर लेके आए कि लीडर कैपिटलिस्ट लेके आए, ये सोचने वाली बात है।
आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, गार्डिंग अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। किस तरीके से, सिंस द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैव हेल्प्ड स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी। विथ ट्रम्प्स इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडिया कैन नो लॉन्गर लुक टू यूएस ऑन द गाइडेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब तो इंडिया और यूएस की जो दोस्ती है वो अब डेमोक्रेसी की सीख तो कम से कम हम अब उनसे नहीं लेने वाले, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अमेरिका का एग्जाम्पल देना है तो प्लीज़ सोमालिया का एग्जाम्पल दे दे, यूएसए का एग्जाम्पल मत दे। इंडिया मस्ट रिलाई ऑन इट्स ओन मेथड्स टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी एंड काउंटर अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स। अब ये सब तो सोचने वाली बात है, क्या होगा कितना होगा, क्योंकि जो कुणाल कामरा वाला इशू हुआ और जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाया और पुलिस ने होने दिया, उनके सामने हुआ सब कुछ, और जिन लोगों ने करा उनको अरेस्ट किया गया तुरंत के, उनको बेल भी मिल गया। तो आई थिंक इंडिया क्या ही सीखेगा अमेरिका से, इंडिया बहुत आगे इस मामले में अमेरिका से। खैर, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की हालत हो गई है, इमेज जो बिगड़ गया है, उसी पे ये वीडियो है, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से वो अटैक करता है और इंडिया को क्यों अमेरिका से दूर रहना चाहिए, वही चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। अगर कभी क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आपके पास कुछ कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आता है, बिना ब्रेनस्टॉर्म किए आप वहाँ पे आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने राय, अपने ओपिनियन ज़रूर देना। ठीक है, आई विल बी ईगर टू लिसन टू नो व्हाट यू हैव टू से। थैंक यू फॉर नाउ।